Right next heading, electric field intensity due to charged spherical cell or charged spherical conductor। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि बिहेवियर ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल एंड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इससे both have one layer of charge which exists at the surface of the spherical body, ना। इसलिए सेल के लिए जो फार्मूला मिलेगा वही फार्मूला आपका जो है चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों में एक ही चार्ज की लेयर है। तो हमने एक स्फेरिकल बॉडी पर चार्ज की एक लेयर हमने दिखा दिया है। तो लेट अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल और चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज क्यू चार्ज जो है पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। ठीक है, क्यू चार्ज हम देते हैं किसी स्फेरिकल बॉडी को, स्फेरिकल सेल को, हाँ। तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, वो तो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर क्या करना, हमको फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या करना, निकालना है। तो साइज ऑफ दी बॉडी है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी जो है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर आर ले लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से ग्रेटर है। स्मॉल आर की वैल्यू क्या बताओ, कैपिटल आर से ज़्यादा है ना। ठीक है, तो इट मीन्स पॉइंट इज आउटसाइड द सरफेस। पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट हमारा जो है इस स्फेरिकल सेल के बाहर है, स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर है। तो हमको जो है फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द सेल फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट पी पर हमको क्या करना, मतलब गॉस थ्योरम लगाना। तो पॉइंट पी पर गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट पी ना। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे जो कि पॉइंट पी से जाएगा। तो गॉसियन सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा, एक कंसेंट्रिक स्फीयर होगा। कंसेंट्रिक स्फीयर मतलब हैविंग सेम सेंटर ना। जो दूसरा स्फीयर खींचेगा जो कि जिसका रेडियस स्मॉल आर है, जो पॉइंट पी से जा रहा है, वो उसका सेंटर वही होगा जो जिसका सेंटर वो है और रेडियस क्या कैपिटल आर है ना। दोनों का सेंटर एक ही रहेंगे। ये स्फीयर क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक स्फीयर कहलाएगा। तो गॉसियन सरफेस ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर होगा ना। एक कंसेंट्रिक स्फीयर आपका एक खींच लीजिए, एक कंसेंट्रिक स्फीयर क्या करते खींच लेते हैं, कुछ पासेस थ्रू पॉइंट पी से जाने वाला एक कंसेंट्रिक स्फीयर खींच लेते हैं। ठीक है, बन जाएगा गॉसियन सरफेस बन जाएगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर फील्ड हमारी क्या होगी बताओ, इसके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एक ही रहेगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। और क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना। तो सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट इज सेम एंड नॉर्मल टू द सरफेस, वो क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस कहलाता है ना। तो ये जो आपने स्फीयर खींच रहे हैं, ये स्फीयर क्या हो जाएगा, गिवन चार्ज के लिए क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस बन जाएगा ना। ठीक है, स्मूथ सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो जब गॉसियन सरफेस बन जाएगा तो गॉसियन सरफेस पर हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। इसलिए आर रेडियस का एक स्फीयर खींचिए। तो ये जो डॉटेड स्फीयर है, इस चार्ज क्यू के लिए गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। अब चलिए पॉइंट पी हमारा ये है, यहाँ पर हमको क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एक स्मॉल स्फीयर एक स्मॉल सरफेस ले लेते हैं। तो स्मॉल सरफेस हम क्या ले लेते हैं, डी ए। ठीक है, तो डी ए का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डी ए का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, अवे फ्रॉम द सरफेस इन आउटर डायरेक्शन ना। तो देखिए यहाँ पर
जो सरफेस है आपका क्या है बताइए स्फीयर पर है, तो स्फीयर पर परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट ऑफ द स्फीयर। रेडियस क्या होता है, स्फीयर के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है ना, इसलिए क्या करते हैं जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो एलॉन्ग रेडियस हो जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होगा तो एलॉन्ग रेडियस हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस हमारी क्या होती है स्फीयर का सरफेस के हर पॉइंट पर नॉर्मल होती है। और ये जो आप सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, सरफेस एरिया ले रहे हैं, एक पॉइंट पी पर ले रहे हैं ना, ठीक है, तो पॉइंट पी नॉर्मल टू द रेडियस, सो डीए इज एलॉन्ग रेडियस, डीए क्या होगा एलॉन्ग रेडियस हो जाएगा ना, एरिया वेक्टर एलॉन्ग रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकाल लीजिए, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे निकालेगा बताइए। डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना होता है वहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं ना, और टेस्ट चार्ज इधर मूव करता है, जिस डायरेक्शन में चलता है वही डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाती है ना। तो चलिए पॉइंट पी पर हमको क्या करना, फील्ड डायरेक्शन निकालना है, तो पॉइंट पी पर हम टेस्ट चार्ज रख दे रहे हैं ना। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये गिवन चार्ज भी पॉजिटिव, दोनों पे रिपल्सन लगेगा। जब रिपेल होगा तो टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, एलॉन्ग ओपी, ओपी डायरेक्शन में भागेगा। ओपी क्या है, रेडियस है, ओपी क्या है रेडियस है ना, यानी फील्ड हमारी क्या होगी एलॉन्ग रेडियस होगी। अबे फ्रॉम द सेंटर, अबे फ्रॉम द सेंटर ना, ठीक है, तो फील्ड हमारी ओपी के एलॉन्ग है, तो ओपी के एलॉन्ग एरिया वेक्टर भी है, फील्ड भी है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इज जीरो, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, जीरो ना। अब चलिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो गॉस थ्योरम क्या होती है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये आपका गॉस थ्योरम है ना। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बताइए, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dot d is equal to sigma q by epsilon naught, है ना। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो चलिए ये चीज अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए नेट चार्ज कितना है आपको बताइए, गॉसियन इस डॉटेड स्फीयर आपका गॉसियन सरफेस है, डॉटेड स्फीयर क्या होगा, गॉसियन सरफेस है, तो जब गॉसियन सरफेस है तो इस डॉटेड स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है बताइए। इस जो डॉटेड स्फीयर माने डॉट डॉट स्फीयर जो दिखाया आपने, इसके अंदर कितना चार्ज है, जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, क्यों, तो क्यों बोलेगा जीरो क्यों बोलेगा, कितना चार्ज है बताइए, क्यों चार्ज है ना, ठीक है, क्यों लिख दीजिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, है ना, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, ठीक है। अब इधर क्या होगा बताओ, इसमें जैसे a डॉट b क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना होता है बताओ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, a b cos थीटा, क्या होता है a b cos थीटा, है ना। तो e डॉट d क्या हो जाएगा, e डॉट d क्या हो जाएगा, e d cos थीटा, ये होगा ना। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है, थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी e d cos 0, e d cos 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर 0 मिल रहा है, बोथ आर सेम लाइन ना, along the same direction, ठीक है। तो cos 0 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 0 वैल्यू क्या होती है 1, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि आप पहले के गॉसियन सरफेस हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहती है ना, और क्या रहता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है ना, तो ये की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ये होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग e क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, e क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA और cos 0 इक्वल टू 1 है, ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन dA की वैल्यू क्या होगी बताओ, इंटीग्रेशन dA की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन dA की वैल्यू क्या होगी, देखिए इंटीग्रेशन dA का मतलब जैसे छोटी सी एरिया d हमने लिया है, d एरिया यहाँ होगा, d एरिया यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इन सभी एरिया को जोड़िएगा, इन सभी एरिया क्या करेगा जोड़िएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑफ कंटीन्यूअस एडिशन क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है ना। यहाँ इंटीग्रेट है जिसका मतलब ये सभी एरिया क्या होंगे जुड़ जाएंगे, जब पूरी एरिया जुड़ जाएगी क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आप स्क्वायर मिल जाएगा ना। इंटीग्रेशन dA क्या बता रहा है,
एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस माना है ना, ठीक है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो जाएगा इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो जाएगा a इनटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बचे 4 पाई r स्क्वायर, कितना है 4 पाई r स्क्वायर। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। हमको e की वैल्यू निकालना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को राइट ले लेते हैं ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 पाई मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, r स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल या ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल या ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फॉर्मूला हो गया। और दिस फॉर्मूला इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला किसके लिए बताइए, एक पॉइंट चार्ज के लिए ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। ये फार्मूला हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। और ये फार्मूला किसके लिए आ रहा है, एक स्फेरिकल शेल के लिए आ रहा है, एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी के लिए आ रही है ना। इस टाइप से क्या दे रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ चार्ज फॉर स्फेरिकल शेल और चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी कैसा होता है, एज ए पॉइंट चार्ज। कैसा होता है, एज ए पॉइंट चार्ज व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर, व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर ना, ठीक है। तो सेल में जो चार्ज हमने क्यू दिया है जो कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसका बिहेवियर कैसा होगा एज ए पॉइंट चार्ज। ये चार्ज जो सरफेस पर ना हो करके कहां पर है, सेंटर पर है। बिहेवियर कैसा मिला इसका, कि इस तरह से मिला कि इट बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर। जो क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर है वो पूरे सरफेस पर उसका बिहेवियर नहीं है, बल्कि उसका जो बिहेवियर एज ए पॉइंट चार्ज व्हिच इज लोकेटेड एट द सेंटर ना। इसलिए चार्ज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर कैन बी कंसीडर्ड टू बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। किसके लिए बताओ, ऐसे पॉइंट के लिए जो स्फीयर के बाहर है ना, स्फीयरिकल शेल के बाहर है। तो जो पॉइंट स्फीयरिकल शेल के बाहर होते हैं उनके लिए जो सेल पर चार्ज है या स्फीयरिकल कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज है उसका बिहेवियर क्या है, एज ए पॉइंट चार्ज व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एट द सेंटर ना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि जो चार्ज हमारा स्फीयरिकल सरफेस पर है, ये स्फीयरिकल सरफेस बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है तो बाहर चार्ज, लेकिन बिहेवियर इसका कैसा मतलब इस चार्ज को जो सरफेस पर है आप यहाँ मान सकते हैं। ये चार्ज हमारा कहाँ पर है, इस पॉइंट पर ना। इस पॉइंट पर मानते हुए r डिस्टेंस पर आप निकालिए, क्योंकि जो फार्मूला मिला है इस टाइप से मिला है कि ये जो चार्ज है उसको सेंटर मान लें और सेंटर मान करके r डिस्टेंस पर फिट करें। तो दस बिहेवियर ऑफ चार्ज एट द सरफेस ऑफ सेल या एट द सरफेस ऑफ स्फीयरिकल चार्ज स्फीयरिकल कंडक्टर is just like a point charge which is located at the center, ना, ठीक है। ये लिख लीजिए इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर, देखिए दस बिहेवियर ऑफ चार्ज at the surface of a sphere, behavior of charge at the surface of spherical body, at the surface of spherical shape, at the surface of spherical shape or spherical conducting or spherical conductor for a point outside the sphere। कंडीशन क्या बताओ, ऐसे पॉइंट जो कि स्फीयर के बाहर है ना, for a point outside the sphere, for a point points outside the sphere, ये कंडीशन है outside the sphere और at the surface of the sphere। अभी आप देखिएगा सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए भी मान सकते हैं और at the surface of the sphere, or at the surface of sphere, surface of
ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया। अगर पॉइंट जो है सरफेस पर है या सरफेस के बाहर है, तो जो चार्ज आपका सरफेस पर है उस चार्ज को आप सेंटर पर मान सकते हैं। अब मान करके r डिस्टेंस पर आप फील्ड निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए फिर केस 2 आ जाइए। केस सेकेंड एट द सरफेस ऑफ स्क्वायर, एट द सरफेस ऑफ स्क्वायर, तो एट द सरफेस ऑफ स्क्वायर के लिए क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें ये वैल्यू रख दीजिए। ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है इसका बिहेवियर है पॉइंट चार्ज है, लोकेटेड एट द सेंटर ना, ये फार्मूला बन गया। अब इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बढ़ा देने वाले इसको लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए q/4 पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर जो है ये सरफेस एरिया है। 4 पाई r स्क्वायर क्या बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, क्या होती है, चार्ज ओवर सरफेस क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गया, क्या बन गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो गया बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इसको q/4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया ना। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, e इक्वल कितना हो जाएगा, e इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है। तो ये फील्ड हो गई। तो दिस इज द फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट। ये फील्ड क्या है, मतलब चार्ज प्लेट से मिलती है, चार्ज प्लेट से ये फील्ड मिलेगी। अब चलिए, तो एक पॉइंट बाहर हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, सरफेस पर हो गया। एक पॉइंट कहाँ पर है, इसको ले लेते हैं पॉइंट P, इसको चलिए A ले लेते हैं। ये एट द सरफेस, एट पॉइंट A, सरफेस पर हो गया। अब सेल के अंदर निकालते हैं, क्योंकि पॉइंट हमारा सरफेस के बाहर हो सकता है, सरफेस के अंदर, सरफेस पर हो सकता है, सरफेस के अंदर हो सकता है। तो आप सरफेस के अंदर निकालते हैं। तो एट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड दिस चार्ज सरफेस, इनसाइड केस बना लिए, केस थर्ड है इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, like the charge spherical सेल के अंदर। तो इसके लिए क्या होगा, मतलब इसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाएगी, है ना। जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम होगा, ठीक है, पॉइंट की जो डिस्टेंस है रेडियस से कम हो जाएगी, पॉइंट सेल का अंदर आ जाएगा ना। तब सेल के अंदर पॉइंट हम बी ले लेते हैं, एट बी ना, कोई पॉइंट ले सकते हैं बी, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस पॉइंट बी पर आपको क्या करना, फील्ड निकालना है, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर फील्ड निकालने के लिए क्या करिएगा, आप पॉइंट बी से जाने वाला गॉसियन सरफेस खींचिएगा, पॉइंट बी से जाने वाला क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस खींचेंगे ना, ठीक है। जैसे P पर निकालना था, तो P से जाने वाला गॉसियन सरफेस खींचा हमने। अब D पर निकालना है मुझे, D पर, जैसे D है, तो अब B से जाने वाला गॉसियन सरफेस खींचेंगे। तो ये भी क्या होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर ना, ऑफ रेडियस x, इसकी रेडियस x ले लेते हैं। पॉइंट बी मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो x रेडियस का एक स्फीयर हमने खींच लिया। अब सारी वर्किंग वही करेंगे जो P के लिए किया था। अब इस पॉइंट बी से जाने वाला गॉसियन सरफेस आपने लिख दिया। अब यहाँ से एक छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है,
तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, एलॉन्ग रेडियस, ठीक है। फील्ड डायरेक्शन भी किधर होगा, ये भी एलॉन्ग रेडियस होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो बोथ आर पैरेलल, दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना, ठीक है। और फील्ड हमारी जैसे यहाँ पर अंदर किधर होगा, इधर से, ठीक है, बट एलॉन्ग रेडियस, रेडियस का नाम होगा लेकिन अंदर होगा क्योंकि ऐसा इधर रिपेयर होगा, है ना, ठीक है। ऐसा आपका इधर रिपेयर होगा, फील्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ थीटा का मान क्या होगा, पाई हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई, है ना, क्योंकि फील्ड हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में और नहीं एरिया वेक्टर आउटर डायरेक्शन में, फील्ड इनवर्ड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा होगा, अब यहाँ पर फार्मूला गॉस थ्योरम लगा देते हैं एट पॉइंट बी। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, इसको क्या होगा, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ बाय क्यू, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी अब इसके आगे जी, तो देखिए इसको क्या लिखेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos ऑफ 180, है ना, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर नेट बी से जाने वाला गॉसियन सरफेस है ना, बी से जाने वाला गॉसियन सरफेस डॉटेड स्फीयर है, इधर देखिए। तो बी से जाने वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तुम बताओ। बी से जो गॉसियन सरफेस पास हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, इसके अंदर कितना चार्ज, जीरो, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पर है, चार्ज कहाँ बताइए, सरफेस अंदर कोई चार्ज है ना, तो चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो ना। तो गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट बी इंक्लूड नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेगा, आप जीरो लिखिएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या कांस्टेंट होता है, ये जो है गॉसियन सरफेस हर पॉइंट पर एक ही रहता है, इसलिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगी इंटू डी ए, cos 180 वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो इंटू डी ए, डी ए की वैल्यू क्या होगा, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स, तो 4πx² हो जाएगा -1 इसको जीरो ना, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/-4πx² होगा ना। इस तरह से ई की क्या होगा, जीरो, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो हम क्या दे देंगे, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ना, या चार्ज स्फीयरिकल सेल, चार्ज स्फीयरिकल सेल या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, ठीक है। जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगी सरफेस पे करेगी या सरफेस से बाहर करेगी, अंदर कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये रिजल्ट मिले ना, रिजल्ट क्या मिला होते हैं, क्या रिजल्ट मिला, नो फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज स्फीयरिकल सेल, चार्ज स्फीयरिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, ठीक है। तो ये चीज आपने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ड्राइव किया, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी होगी, उस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई भी फील्ड होती है, कोई भी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, तो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो है चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर, बॉडी का मतलब इंसुलेटर हो सकता है, कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर के अंदर जो है कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। बॉडी में भी स्फीयर में है एनी शेप, सिलेंडर, ट्यूब, क्यूबॉइड, कोई भी शेप ले सकता है। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, नेट रिजल्ट ये मिला ना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। चलिए लिख लीजिए, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट inside the charge conducting cell, inside the charge conducting body, charge conducting spherical body, spherical body or cell, or spherical cell, or spherical cell,
this is true for any charge conductor है. This hold for any charge conductor, for any charge conductor. कंडीशन है कि कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा तो नहीं होगा. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो हम क्या देख रहे हैं कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर है, और चार्ज स्पेक्ट्रल सेल और चार्ज स्पेक्ट्रल कंडक्टर. ठीक है, तो देखिए इस सेल का यूज आप क्या कहाँ कर सकते हैं बताओ? फील्ड सेंडिंग में कर सकते हैं ना. किसी अप्लायंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बताना है, जैसे किसी अप्लायंस को, बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से डैमेज हो सकते हैं ना. ठीक है, तो अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो आप क्या करिएगा, उस अप्लायंस को क्या करिएगा, चार्ज स्पेक्ट्रल सेल के अंदर रख दीजिए ना. ठीक है, किसी अप्लायंस को जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसे क्या करिएगा, चार्ज स्पेक्ट्रल सेल के अंदर रख दीजिए. तो जब चार्ज स्पेक्ट्रल सेल के अंदर रखिएगा तो इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है, उस अप्लायंस से कोई फील्ड पास नहीं है ना. तो अप्लायंस क्या होगा तो सेफ फ्रॉम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ हो जाएगा ना. इसलिए इसका यूज कहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हमको श्रेडिंग इफेक्ट की जरूरत है, फील्ड श्रेडिंग इफेक्ट की जरूरत होती है, वहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड श्रेडिंग इसका यूज होता है. किसी अप्लायंस को आप फील्ड से बचाना चाहते हैं तो उस अप्लायंस को क्या करेगा, चार्ज स्पेक्ट्रल सेल के अंदर रखेगा. वो अप्लायंस आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा, डैमेज नहीं होगा. ठीक है, तो इसका यूज श्रेडिंग इफेक्ट में, फील्ड श्रेडिंग इफेक्ट में किया जाता है. ठीक है, चलिए अब हम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फील्ड वेरिएशन कैसे होगा इसे भी बात करें. इसके लिए ग्राफ देते हैं. तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. चलिए इसमें हेडिंग लिखनी है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज स्पेक्ट्रल सेल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. इधर बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेक्ट्रल सेल, चार्ज स्पेक्ट्रल सेल और कंडक्टर. तो हम क्या देखें बताइए, हम क्या करें कि सेल के अंदर कोई फील्ड नहीं है ना. ये इसको फील्ड एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस को क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस को फील्ड एक्सिस मान ले रहे हैं. ठीक है, और एक्स एक्सिस को डिस्टेंस एक्सिस मान ले रहे हैं. इधर ये डिस्टेंस दिखा दे रहे हैं, डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स या आर से दिखाया है. तो देखिए इधर पॉजिटिव डिस्टेंस होगी राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्टेंस होगी. है ना, इधर आपका नेगेटिव आर होगा, नेगेटिव डिस्टेंस, इधर आपकी पॉजिटिव डिस्टेंस. और फील्ड हमारा जो है ये वाई डायरेक्शन में, इधर फील्ड हमारी है. तो देखिए सेल सरफेस यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है ना, और यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है. तो अभी आपने डिराइव किया कि सेल के अंदर कोई फील्ड नहीं है. हाँ, फिगर बनाना पड़ेगा, इसमें चेंज. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस सरफेस ये है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा. तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी बताइए, आर. ये डिस्टेंस कितना है, आर. यहाँ तक का डिस्टेंस आपकी आर, ये आपकी आर माइनस आर. तो हम क्या देखेंगे कि सेल के अंदर कोई भी फील्ड नहीं है. सेल के अंदर क्या है, कोई फील्ड नहीं ना. जब कोई फील्ड नहीं तो ग्राफ आपका कहाँ जाएगा बताइए, ये सेंटर है
ग्राफ आपका कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा, कहाँ रहेगा, आर एक्सिस पर ना। तो ग्राफ आपने यहाँ लिखा आर एक्सिस पर है, इधर भी आर एक्सिस पर है क्योंकि इधर भी फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे आप सर्कल पहुंचते हैं, जैसे अंदर तो कोई फील्ड नहीं है, जब कोई फील्ड नहीं है यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने जो है ए की वैल्यू 0 कर दी, मैंने इलाम एक्स एक्सिस दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 कर दी, इलाम एक्स एक्सिस है ना। ये आपका क्या चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब सर्कल पर आप पहुंच रहे हैं, सर्कल पर तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब आप सर्कल पहुंच रहे हैं तो फील्ड की वैल्यू आपको मैक्सिमम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फील्ड के बाद क्या होते हैं, फील्ड के बाद जो है वाइब्रेशन इज रेसिप्रोकल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी फील्ड फॉल रैपिडली ना। तो इस टाइप से तेजी से गिरता है ना, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे फील्ड फॉल रैपिडली रेसिप्रोकल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फील्ड क्या 0 है अंदर ना, ठीक है, और सरफेस पर मैक्सिमम हो जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कम हो गया, ये वैल्यू आपको मैक्सिमम कितनी है, ये वेरिएशन ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज पर प्रेशर हो गया ना, ठीक है। ये केस भी पढ़ देता हूँ,